राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज को पुनः एक बार स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिलियन, जो कि एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम बिलियन के टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को उस टॉपिक से संबंधित जो होगा उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का समाधान आपको मिले, तो आप राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। एक सूचना है, सूचना ये है कि 12th का नया बैच ऑफलाइन के लिए 10 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 4 से 5 पढ़ाई होगी। और ये अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है कि आप 12th का पूरा सिलेबस पढ़ पाए। इसके बाद शायद आपको नया बैच नहीं मिल पाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिलियन एक शानदार चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और बिल्कुल सामान्य शैली से हम आपको बतलाते हैं, जैसा कि आप सबको पता भी है। तो मज़े से पढ़िए, बिना प्रेशर के साथ। प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है और आराम से सीखना है, देखना है। बिलियन या घोल, ये हमारा टॉपिक है, सॉल्यूशन। तो बिलियन किसको कहते हैं? बिलियन विलय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। दैट मीन्स विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू बिलियन बन गया। अब एग्जाम्पल के लिए जल एवं चीनी का मिश्रण, नमक एवं जल का मिश्रण, ये सब समांगी मिश्रण है। यहाँ पर जो शब्द हमारे पास आया वो शब्द क्या है? वो शब्द है समांगी मिश्रण का। कि समांगी मिश्रण एक्चुअल में होता क्या है, समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो समांगी शब्द का मीनिंग तो हमें समझ में आना चाहिए। समांगी मिश्रण, देखिए मिश्रण को जनरली आप दो तरह से बांटते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में एक ही अंतर है कि इसमें प्रावस्था जो होता है वह एक होता है। कितने प्रावस्था होते हैं? एक प्रावस्था होता है। और इसमें प्रावस्था की बात कर लें हम तो वह एक से अधिक होता है। एक से क्या होता है भाई? एक से अधिक होता है ना। ये चीज़ें समझना जरूरी है। अब ये प्रावस्था क्या है जो एक से अधिक है और एक से कम है, इन बातों को भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप जल के अंदर चीनी को घोल देते हैं, तो क्या चीनी का पार्टिकल्स कुछ समय बाद आपको दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है सर। सब कुछ आपको जल के जैसा दिखाई देता है। नमक को जब आप जल में घोलते हैं तो नमक का पार्टिकल्स दिखता है क्या? नहीं दिखता है। सब कुछ हमें जल के जैसा दिखता है। ये मिश्रण हो गए समांगी मिश्रण। बट अब हम क्या करते हैं, जल लेते हैं और उस जल में हम घोल देते हैं किसको भाई? घोल लेते हैं मिट्टी को। बहुत अच्छा से घोल के उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है जबकि जल अलग हो जाता है ना। तो जल और मिट्टी के पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जब आपको अलग अलग प्रावस्था दिखाई दे तो इसे मिश्रण को आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जब एक ही प्रावस्था दिखाई दे तो वैसे मिश्रण को हम आप सब मिलकर क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। तो इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना है, समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें केवल एक प्रावस्था हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसमें एक से अधिक प्रावस्था हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आइए, बिलियन जो बना हुआ दो चीज़ों से बना है, विलय और विलायक। तो विलय का दूसरा नाम घुल्ल हो गया, विलायक का दूसरा नाम घोलक हो गया। अब रही बात कि विलय क्या है, विलायक क्या है। तो विलय वैसा पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे विलय कहते हैं। और विलय पदार्थ जो होता है वह क्या करता है भाई? विलायक में घुल जाता है और घुलकर अपने भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है। वह खुद के फिजिकल स्टेट में नहीं रहता है, उसका भौतिक अवस्था खत्म। अब आ जाइए विलायक या घोलक के ऊपर। विलायक या घोलक, जिसको हम आप लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ये वैसा पदार्थ होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, उसको हम विलायक कहते हैं। अब विलयन का जो फिजिकल स्टेट है ना, वो विलायक के फिजिकल स्टेट पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि विलायक के अंदर विलय पदार्थ घुलकर अपने भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है। अब चूंकि विलय विलायक में घुल गया और घुलकर अपने भौतिक अवस्था का त्याग कर दिया, तो अब सब कुछ केवल और केवल किसके जैसा दिखेगा? विलायक के जैसा दिखेगा। इसलिए
विलयन का भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो आपने अभी 3 टर्म देखे, विलयन, विलय, विलायक, घोल, घुल और घोलक। इन तीनों टर्म में जो टर्म सबसे आवश्यक है वो ये है कि विलयन बना होता है विलय और विलायक के मिश्रण से, और वो भी कैसे मिश्रण से? समांगी मिश्रण से। चलिए इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इससे आगे फिर क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इससे संबंधित चीज़ें जो है उसे पढ़ना है। भाई ये क्या हो गया, देखो अब हंसने का कारण भी मिल रहा है ना, हंस ले ना, बिल्कुल नहीं हंसेंगे, ठीक है, हंसना मना है। आजा, आ गया खुल्ला सिम सिम, ये भी आ गया। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। विलयन में आपने विलय विलायक देखा, विलय विलायक और विलयन। अब विलय विलायक विलयन के बाद विलयन का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन को मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 4 प्रकार से बांटा गया। बांटने का कुछ आधार तय किया जाता है भाई। तो पहला आधार है विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब विलय कैसन दिखता हो, विलायक कैसन दिखता हो, इसके आधार पर बांटना है। और इसके आधार पर आप बांटोगे तो कितने आधार में बांटोगे? 9 प्रकार से। अब यदि कणों की संख्या के आधार पर, यानी विलयन में क्या वो पंची 6, इसके आधार पर आप बांटिएगा तो कितने वर्गों में बांटिएगा? 3 वर्गों में बांट लीजिएगा। सांद्रता के आधार पर बांटिएगा, मतलब कितने पतला छो, कितने गाढ़ा छो, इसके आधार पर, इसके आधार पर आप बांटिएगा तो 2 आधार पर बांट सकते हैं, 2 प्रकार से। और संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर बांटिएगा तो 3 वर्गों में आप बांट सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखो विलयन वही है आपका जिसमें आप भौतिक अवस्था के आधार पर बांट रहे हैं तो 9 वर्गों में बांट रहे हैं। अब यदि कणों की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं तो 3 वर्गों में बांट रहे हैं, सांद्रता के आधार पर बांट रहे हैं 2 वर्गों में, और संतृप्तता के आधार पर बांट रहे हैं तो 3 वर्गों में। अब बारी बारी से ये सब देख लीजिए तो सीख देगी। चलिए देखते आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो भाई बड़ा खतरनाक टाइप है। विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मात्र 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मात्र 9 प्रकार का, जिसमें से 3 गो विलयन द्रवीय विलयन है, 3 विलयन गैसीय विलयन है, 3 विलयन ठोस विलयन है। ठोसीय विलयन मत कहिएगा, ठोस विलयन कहिएगा। अब देखिए हम सबसे पहले विलायक को द्रव रखते हैं और द्रव के अंदर ठोस घोल देते हैं। चूंकि विलयन का भौतिक अवस्था आपने पढ़ रखा है, विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, तो द्रवीय विलयन हो गया। एग्जाम्पल के लिए जल प्लस चीनी, जल में चीनी घोल दीजिए, द्रवीय विलयन बन गया। दूसरा फिर से विलायक द्रव रखते हैं लेकिन विलय भी इस बार द्रव कर देते हैं, जैसे द्रवीय विलयन दूध प्लस जल। इससे भी शानदार एग्जाम्पल होता है आपका सिरका। क्या होता है एग्जाम्पल मस्त वाला? सिरका ना भाई। सिरका किन किन चीज़ों से बना होता है? तो सिरका जो बना होता है जल प्लस एसिटिक अम्ल से मिलकर क्या बना होता है? सिरका बना होता है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव के अंदर हम गैस को घोल देते हैं, फिर भी द्रवीय विलयन। मृदु पेयजल जैसे स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप, बियर, ये सब का सब क्या हो गया? मृदु पेयजल हो गया। अब आइए हम विलायक का भौतिक अवस्था तय कर लेते हैं, ये बदल लेते हैं और चेंज करने के बाद विलायक का भौतिक अवस्था गैस कर लेते हैं। और गैस में देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन होने वाला है, कौन कौन सा टर्म्स इसके अकॉर्डिंग टू वर्क करेगा, उसको तब देख लेते हैं। गैस में ठोस घोल देते हैं। गैस में हम क्या घोल देते हैं? ठोस घोल देते हैं। अब गैस में ठोस घोलने का मतलब क्या है? गैस में ठोस घोलने का मतलब है कि गैस ज़्यादा है, ठोस कम है। जैसे हमारे वायु में धूलकण, वायु के अंदर जितने डस्ट है देखते ठोस के रूप में डस्ट होता है, लेकिन क्या वो हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो समांगी मिश्रण है। अगर उसको देखना है तो किस प्रभाव से देख सकते हैं? ये हमें दिखता है, ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं दिखता है, दिखता है, लेकिन किस प्रभाव की वजह से? टिंडल प्रभाव के वजह से। किसके वजह से? तो टिंडल प्रभाव की वजह से। गैस में हम द्रव घोल लेते हैं, गैसीय विलयन। जैसे वायु में जलवाष्प, क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है ना, मतलब वायु में जलवाष्प, कुहासा जो होगा वह गैसीय विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए गैस के अंदर गैसीय विलयन हो गया, जैसे O2 एवं CO2 का मिश्रण या हवा का मिश्रण, हवा, ये सब का सब गैसीय विलयन हो गया। अब आइए विलायक का भौतिक अवस्था फिर से बदल दीजिए। विलायक का भौतिक अवस्था ठोस रखिए, उसमें ठोस घोल दीजिए, द्रव घोल दीजिए, गैस घोल दीजिए, कुछ घोलिए, विलयन बनेगा कैसा? ठोसीय विलयन नहीं, ठोस विलयन बनेगा।
ठोस में ठोस घुलकर ठोस विलयन, एग्जाम्पल के लिए मिश्र धातु। ठोस में द्रव घुलकर ठोस विलयन, एग्जाम्पल के लिए धातु का अमलगम, जिसे अमलगम किसको कहते हैं, तो किसी धातु का पेस्ट और पारा का जो मिश्रण होता है उसको हम आप क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। उसके बाद ठोस में गैस घोल दीजिए, धातु के सतह पर किसी भी गैस का जमा होना, ये आपका कहलाएगा क्या, ठोस में गैस का विलयन या ठोस पर गैस का अधिशोषण। तो आपने देखा विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 विलयन द्रवीय, 3 विलयन गैसीय, 3 विलयन ठोस होता है। द्रवीय विलयन आप उसको कहते हैं जिसका विलायक द्रव होता है, गैसीय विलयन उसको कहते हैं जिसका विलायक गैस होता है, और ठोस विलयन आप उसको कहते हैं जिसका विलायक ठोस होता है। दैट मीन्स विलयन का भौतिक अवस्था ऑलवेज विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। चलिए तन के और आगे बढ़ते हैं और आगे के टर्म सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि विलयन का वर्गीकरण का अगल का आधार कौन सी है। तो विलयन के वर्गीकरण का जो अगला आधार है सर वो ये है, भाई तू का आ, चलो अब ये भी कुछ होने लगा है इसको तो शांति से रह, उछल पुछल मत कर। हाँ तो करके चलते हैं अब हम लोग विलयन के वर्गीकरण का दूसरा आधार, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टाइप ऑफ कंपोजिशन। अवयवी कणों की संख्या के आधार पर या प्रकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। बाइनरी विलयन, दैट मीन्स इसको हम आप लोग कहते हैं द्विअंगी विलयन। अब देखिए डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन आपको खुद से लिख लेना, समझ लीजिए। वैसा विलयन जिसमें 2 प्रकार का अवयव होता है, जिसमें 2 प्रकार का अवयव होता है उसे बाइनरी विलयन कहते हैं या द्विअंगी विलयन कहते हैं, जैसे चीनी प्लस जल। वैसा विलयन जिसमें 3 प्रकार का अवयव होता है उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, यानी त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार का अवयव हो, जैसे चीनी प्लस नमक प्लस जल, इस बार थोड़ा टेस्टी शरबत बन गया। वैसा विलयन जिसमें 4 या 4 से अधिक प्रकार का अवयव उपस्थित हो उसे पॉली सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं बहुअंगी विलयन। अब बहुअंगी विलयन का एग्जाम्पल देखिए, चीनी प्लस नमक प्लस जल प्लस नींबू का रस, क्या शानदार शरबत बना हुआ। ठीक है, तो चलिए आपने देखा अवयवी कणों की संख्या के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी। मुख्य रूप से कभी कभार देखा गया है कि द्विअंगी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हिंदी में भी इंग्लिश नाम करके पूछा जाता है कि बाइनरी विलयन किसको कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हिंदी में ऐसे लिख लिया जाएगा, बाइनरी विलयन किसको कहेंगे। उस समय मत कहिएगा कि हमें हिंदी मीडियम से हिंदी में पढ़े हैं द्विअंगी विलयन, अब द्विअंगी लिखिएगा तभी हम आंसर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे चलता है, सोचेगा नंबर ही नहीं देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विलयन के वर्गीकरण का तीसरा आधार, और विलयन के वर्गीकरण का जो तेसरका आधार है वो है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन के वर्गीकरण का तेसरका टाइप। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है, एक होता है तनु विलयन, दूसरा का होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन किसको कहते हैं सर, वैसा विलयन जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से कम हो उसको तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन किसको कहते हैं, वैसा विलयन जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से अधिक हो उसको, भाई यहाँ देखो यहाँ तनु लिख दिया गया है, यहाँ हम क्या कर देंगे उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन में फर्क समझ में आ गया ना। अब तुलनात्मक रूप से समझिए, ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 विलयन है, एक विलयन का नाम है A, एक विलयन का नाम है B। इसका सांद्रता मान लेते हैं 2 मोल प्रति लीटर है और इसका सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर है। अब देखो इसमें पूछेगा कौन तनु विलयन है कौन सांद्र विलयन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर हम चलेंगे ना तो दोनों का दोनों 0.1 से अधिक मोलरता रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों सांद्र विलयन है। ऐसा नहीं होता है। जब तुलनात्मक रूप से पूछते हैं ना कि बताओ कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो जो कम होगा उसको हम तनु विलयन कहेंगे, कम वाले को तनु कहेंगे और ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो ये तुलनात्मक रूप से है। तुलनात्मक या तुलना करते समय हमें वास्तविक सांद्रता या मोलरता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है सर, इस बात का पूरा आपने ख्याल रखना है। अब वर्गीकरण का जो चौथा आधार है वो क्या है, वो है संतृप्तता के आधार पर, बेस्ड ऑन द या बेसिस ऑन द सैचुरेशन।
संतृप्तता के आधार पर सर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए संतृप्तता के आधार पर विलयन के जो 3 प्रकार हैं कौन कौन से हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात को ध्यान से समझिए। अब हुआ क्या कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डालना स्टार्ट किया। अभी क्या होगा, पानी के अंदर जितना चीनी डालोगे घुलते चलेगा, घुलते चलेगा, घुलते चलेगा, घुलना बंद नहीं हुआ। जब घुलते जा रहा है तो उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। दैट मीन्स वैसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय पदार्थ घुल सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका सांद्रता सबसे कम होता है। इसमें हम लिख लेंगे इसका सांद्रता क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका सांद्रता सबसे कम होता है, अति न्यूनतम होता है। ठीक है, बहुत कम सांद्रता होता है। अब आ जाइए संतृप्त विलयन के ऊपर। अब इसमें हम चीनी घोल घोल के इस कंडीशन तक पहुंचा दिए कि अब उसमें अवयवी कणों के बीच जगह नहीं बचा है, अब चीनी नहीं घुलेगा। तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। सॉरी, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन नहीं। संतृप्त विलयन को गर्म करके असंतृप्त किया जा सकता है। संतृप्त विलयन पे अगर चीनी घुलना बंद हो जाए, थोड़ा बहुत गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा चीनी उसमें घुलेगा ना, मतलब असंतृप्त हो गया। घुलेगा मतलब असंतृप्त हो गया। तो इससे ये भी रिप्रेजेंट होता है कि इसका सांद्रता, चूंकि ऊपर वाला से ज़्यादा गाढ़ा है, इसका सांद्रता किसका सांद्रता, संतृप्त का सांद्रता असंतृप्त से अधिक होता है। असंतृप्त विलयन से क्या होता है भाई, तो असंतृप्त विलयन से अधिक होता है। ठीक ना। अब चलिए और आगे देखते हैं, आगे के सिचुएशंस के ऊपर, और आते हैं अति संतृप्त विलयन के ऊपर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर। अब देखो आपने क्या किया, असंतृप्त विलयन को उसमें विलय का मात्रा घुलाकर संतृप्त कर दिया और संतृप्त में को गर्म करके थोड़ा और मात्रा घोल दिया जब, और तब घुल गया। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, ताप बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, और विलय का मात्रा नहीं घुल सकता है किसी भी ताप के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। और ये विलयन सबसे गाढ़ा विलयन होता है, इससे ज़्यादा सांद्रता भी किसी का नहीं होता। तो दैट मीन्स वैसा विलयन जिसमें किसी भी ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। इसका सांद्रता सबसे अधिक होता है। तो सांद्रता को हम C से सूचित करते हैं, और हमारे पास जब असंतृप्त विलयन हो तो सांद्रता सबसे कम, इससे ज़्यादा सांद्रता संतृप्त विलयन का, और सबसे ज़्यादा सांद्रता सर किसका होगा, अति संतृप्त विलयन का। तो अति संतृप्त विलयन सबसे अधिक गाढ़ा, जबकि असंतृप्त विलयन सबसे कम गाढ़ा, सबसे कम सांद्रता रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आपने मूल रूप से मूल टर्म को देखा इस चैप्टर्स के अंतर्गत, जिसमें हमने पढ़ा विलय, विलायक और विलयन क्या है। हमने पढ़ा विलयन को कितने तरीका से बांटा जा सकता है। विलयन को 4 तरीका से बांटा जा सकता था। उन चारों तरीका के विभिन्न टर्म को आपने डिस्कस कर लिया। अब बारी है इस टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी जो प्रश्न है, उस एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर ले, देख लें, और फिर नए लेक्चर का इंतज़ार नए क्लास में हम करेंगे। लेकिन अभी पुराने वाले को तो कंप्लीट कर लिया जाए। अब इसे कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विलयन को परिभाषित कीजिए। भाई ऊपर में हमने लिख दिया है विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो आप परिभाषित कर लीजिए, वो काम आपका है। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं, विलयन को कैसे बांटा गया है, तो आप बांट लीजिए। विलयन को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा जाता है, विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा क्या था, दूसरा था अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। तीसरा क्या था, सांद्रता के आधार पर। चौथा क्या था, संतृप्तता के आधार पर। तो बांटिए, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। जैसे हम भौतिक अवस्था के आधार पर बांटेंगे तो उसमें आपने देखा विलयन 9 प्रकार का है, तो उसमें से कोई एक लिख दीजिए, ठोस विलयन या द्रवीय विलयन या गैसीय विलयन। उसके बाद आ जाइए, दूसरा था आपका अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, तो उसमें से बैंडी विलयन को लिख लीजिए, या त्रिअंगी विलयन को लिख लीजिए, या बहुअंगी विलयन को लिख लीजिए। नेक्स्ट था आपका सांद्रता के आधार पर, उसमें से आप तनु या सांद्र जिसको लिखना चाहे लिख दीजिए। उसके बाद आप बांट रहे थे ये
संतृप्तता के आधार पर, तो संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, उसमें से जो बेहतर लगता है आपको उसको लिख दो सर, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लंबा आंसर लिखना है। सबसे पहले बिलियन का परिभाषा लिखना है, फिर उसको 4 वर्गों में बांटा जाता है, चारों वर्ग का नाम लिख देना है और फिर प्रत्येक से एक एक उदाहरण देकर एक्सप्लेन कर देना है, वर्णन कर देना है। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के दूसरे प्रश्न की ओर जो एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। नहीं तो एनसीईआरटी ने दूसरा प्रश्न क्या पूछ रखा है इस चैप्टर से, इस टॉपिक के अंदर वो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न ये है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए। कहता एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, जिसमें विलय कोई गैस हो। मतलब देखो, विलायक हमारा, विलायक प्लस विलय इज इक्वल टू विलयन। अब ये विलयन जो है विलयन नहीं है, ये विलयन ठोस विलयन। कहता ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय जो है वह गैस हो और विलायक जो है वह ठोस हो। तो भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, सो हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल। पीटी धातु के सतह पर, पीटी मतलब प्लेटिनियम, पीटी धातु के सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। तो पीटी धातु के सतह पर H2 गैस का जो अधिशोषण है वह एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें विलय गैस है और वह विलय क्या है, H2 गैस है। समझ में आ गई बात ना। ये एनसीईआरटी प्रश्न था जिसको अभी आप देख रहे थे। आज के क्लास में हम लोगों ने विलयन चैप्टर को स्टार्ट किया और सबसे पहला लेक्चर को डिस्कस कर लिया। लीजिए, शुरुआत में सूचना था तो अंत में भी एक शानदार सूचना है आपके लिए, वो ये है कि न्यू बैचेस फॉर 11 स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, ठीक है। टाइमिंग है हिंदी मीडियम के लिए 9 से 10 मॉर्निंग में, इवनिंग में 5 से 6 और इंग्लिश मीडियम के लिए 11 से 12 दिन में। ये 3 बैच 11th के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्वेश्चन मिले, उसका थ्योरी मिले, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जुड़िए अपने साथियों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।